Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये कौन से प्रैक्टिस टेस्ट है? देखो, ये वो प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो बेसिकली पीएमसी ने 2022 के अंदर स्टूडेंट्स को दिए थे, इसलिए ताकि उनको ये आइडिया हो कि 2022 का जो एग्ज़ाम था वो बेसिकली तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करके बनाया जा रहा था, नेशनल एमडी कैट टाइप चीज़ थी। तो क्योंकि तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करते हुए एग्ज़ाम बनाया जा रहा था तो उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया। इस प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद क्या था? इस प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद ये था कि ताकि बच्चों को इस बात से आगाह किया जाए कि भाई किस तरीके से एग्ज़ाम बन सकता है। अब सवाल ये होता है कि ये कितने प्रैक्टिस टेस्ट थे? ये तकरीबन कोई 5 के करीब प्रैक्टिस टेस्ट थे और इन 5 प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन था। अब सवाल ये होता है कि ये 2022 के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आज कैसे इंपॉर्टेंट है, उसकी आज इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर मैं बात करता हूँ आज की इंपॉर्टेंस की, तो बेसिकली पीएमडीसी ने 2025 के अंदर ये अनाउंस किया है कि पीएमडीसी 2025 के अंदर जो अपना एमडी कैट लेने जा रहा है, ये एमडी कैट का जो क्वेश्चन बैंक है, तमाम सूबों को ये क्वेश्चन बैंक कौन देगा? तमाम सूबों को ये क्वेश्चन बैंक देगा पीएमडीसी, और इसी क्वेश्चन बैंक से आपका एग्ज़ाम बन रहा होगा। इसका मतलब ये है तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करते हुए ये क्वेश्चन बैंक बनाया जा रहा होगा और इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस उठा के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने पेपर के अंदर इंक्लूड करेंगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई ये क्वेश्चन बैंक क्या वही है जो पीएमसी ने 2022 के अंदर दिया था? भाई 2022 के अंदर का जो क्वेश्चन बैंक था ना, वो बेसिकली पीएमसी ने बनाया था और बाद में पीएमसी पे कन्वर्ट हो गई थी पीएमडीसी के अंदर। तो जाहिर सी बात है पीएमडीसी के पास आज भी 2022 का डाटा तो मौजूद होगा, तो देयर आर चांसेस के हो सकता है उन क्वेश्चंस को ही वो यूटिलाइज करते हुए फिर आपके एमडी कैट 2025 के क्वेश्चन बैंक के अंदर इंक्लूड कर दें। माइट बी पॉसिबल और माइट बी नॉट। तो सवाल ये होगा कि क्या ये प्रैक्टिस टेस्ट इंपॉर्टेंट है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एग्जाम इससे बने या ना बने, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एटलीस्ट इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि किस तरीके से तमाम बोर्ड से क्वेश्चन बनाए जा रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पीएमसी एमडी कैट 2022 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। अच्छा, इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर भी 68 क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के। हर क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ देख रहे होंगे और तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि HIV वायरस के सेल के अंदर जाके खुद को रेप्लिकेट करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है। तो हमें पता है कि भाई HIV वायरस जाके इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी सेल को। क्यों? क्योंकि हेल्पर टी सेल के ऊपर रिसेप्टर है CD4 रिसेप्टर। ये HIV CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है और जब ये HIV CD4 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है तो ये हेल्पर टी सेल के अंदर खुद को रेप्लिकेट करेगा और हेल्पर टी सेल का नंबर कम हो जाएगा। दिस लीड्स टू दी डिक्रीज इम्यूनिटी। सो आंसर इज हेल्पर टी सेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं वायरसेस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। वायरसेस पूरी तरीके से बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज अब वायरसेस और बैक्टीरिया के अंदर मेजर डिफरेंस, वायरसेस और बैक्टीरिया के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? कह रहे दे कंटेन आइदर DNA और RNA। अब देखो, बैक्टीरिया की जब मैं बात करता हूं तो बैक्टीरिया के अंदर आपको ये जेनेटिक मटेरियल मिलता है और यहाँ पे आपको RNA भी मिलता है। जेनेटिक मटेरियल इज DNA। तो यहाँ पे DNA RNA दोनों एक सेल के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, जबकि वायरसेस के अंदर या तो जेनेटिक मटेरियल DNA होगा या RNA होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये कोट आ गया, वायरसेस का जो बाहर वाला पार्ट होता है, अंदर होता है कोर, या तो इसके अंदर DNA होगा या RNA होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। अगले ऑप्शन में कह रहे हैं दे कंटेन प्रोटीन। प्रोटीन तो आपको दोनों जगह मिल सकते हैं। दे कंटेन एंजाइम। एंजाइम भी आपको दोनों जगह मिल सकते हैं। दे आर केपेबल टू डिवाइड विद इन द होस्ट बॉडी। यहाँ पे देखो लफ्ज लिख रहा है होस्ट बॉडी, होस्ट सेल की बात नहीं कह रहा। अगर सेल की बात करता तो हम कुछ इसको कंसीडर कर सकते थे, बट यहाँ पे क्योंकि बॉडी का लफ्ज दिख रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं वायरसेस यूजुअली आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक होस्ट बिकॉज वायरसेस जो है वो स्पेसिफिक होस्ट लिमिटेड है। मतलब आसान जबान के अंदर मतलब ये कि वायरस जो है वो एक सेल को ही इन्फेक्ट करता है, दूसरी तरह के सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। यानी कि अगर HIV वायरस है तो हेल्पर टी सेल को ही इन्फेक्ट करेगा, बॉडी के दूसरे सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि होता यह है कि आपके पास लेट सपोज ये वायरस है, इस वायरस के एनवेलप के ऊपर ये स्पाइक्स होते हैं, सही है। ये स्पाइक्स ना, अब ये एक सेल है, इस सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर से ये स्पाइक सिर्फ बाइंड कर सकता है, दूसरे सेल के रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकता। तो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से वायरसेस एक सेल को इन्फेक्ट करते हैं, दूसरे सेल को नहीं करते। जैसे HIV की हमने एग्जांपल पढ़ी, HIV हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर CD4 रिसेप्टर है। तो इसका मतलब ये है दे आर स्पेसिफिक टू सेल रिसेप्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ एड्स। एड्स का टिपिकल सिम्टम पूछ रहा है। एड्स का ऐसा सिम्टम जो बहुत क्रूशल है, यानी कि जो एड्स रिलेटेड ही है, यानी कि एड्स में ही होगा मेजरली। तो आपसे कह रहा है ऑप्शन है सडन वेट लॉस। वेट लॉस आपको ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी देखने को मिल सकता है, टिपिकल सिम्टम नहीं है। एक्टिव इम्यून फंक्शन, एड्स के पेशेंट में तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हेल्पर टी सेल का नंबर कम होने लगता है, तो इम्यूनिटी कम हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। विजन इम्पेयरमेंट, मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, देखने का कोई ताल्लुक नहीं है, और ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कैपोसी सार्कोमा, ये कैपोसी सार्कोमा इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो एड्स के पेशेंट के अंदर जब इम्यूनिटी कम होती है ना, हेल्पर टी सेल के कम होने की वजह से इम्यूनिटी कम होती है, तो अब वो बैक्टीरिया या वो वायरस या वो ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली इन्फेक्शन कॉज नहीं करते थे, अब उनको मौका मिल जाता है हमला करने का। ये बिल्कुल ऐसे एक मुहावरा है ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, बिल्कुल इसी तरीके से अब होता क्या है कि बॉडी में अपने ही हमला करना शुरू कर देते हैं। टेक्निकली तो वो अपने नहीं है, बट स्टिल वो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली नहीं कर रहे होते इन्फेक्शन कॉज, बट वो अब क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम हल्का हो गया, अब बॉडी लड़ने की सलाहियत के अंदर नहीं है, तो वो जाके इन्फेक्शन कॉज करवा देते हैं। इसमें एक वायरस होता है, जो वायरस बेसिकली कैपोसी सार्कोमा कॉज कर रहा होता है, जो कि एक स्किन कैंसर की फॉर्म है। तो इस पूरी कहानी को कहते हैं इट इज ड्यू टू द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिली और इन्फेक्शन हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में कैसे एंटर करेगा, तो लीफ में एपिडर्मल सेल्स में इस तरीके से आपको कुछ सेल्स मिलते हैं किडनी शेप, एंड दे आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के दरमियान ये जो ओपनिंग है ना, दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटा। यहीं से गैसेस अंदर जाती हैं और अंदर से बाहर आती हैं, तो स्टोमेटा के जरिए ही सारा प्रोसेस हो रहा होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा लफ्ज देखना, एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होगी? तो हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को आप कंप्लीटली तोड़ देते हो, और कंप्लीटली तोड़ के बना देते हो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में रिलीज होता है वाटर, और जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन है तो एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल। रेस्पिरेटरी फ्यूल किसे कहते हैं? जिसको आप जला के एनर्जी बनाओ। तो रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या है? रेस्पिरेशन के अंदर आप मेनली किसको इस्तेमाल कर रहे होते हो? ग्लूकोज को इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी फ्यूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये मेनली कहाँ हो रही होती है? साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। तो इसके जो एंजाइम्स मिलेंगे आपको, वो भी कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, तो हमें पता है अल्फा ग्लूकोज, अगर मैं अल्फा ग्लूकोज ही ले लूं तो सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज होता है, इनकरेक्ट हो गया। ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा ग्लूकोज होता है, बात ठीक है, सही है। इंसुलिन प्रोटीन नहीं, काइटिन भी नहीं होगा क्योंकि उसका ताल्लुक बेसिकली वो अल्फा ग्लूकोज से मिलके नहीं बन रहा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। अच्छा गौर करना, यहां पे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक का लफ्ज नहीं है, बायोमोलिक्यूल लिखा हुआ है सिर्फ। बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिल रहे हैं।
इन द ह्यूमन बॉडी। अब अगर आप नोट करो तो यहाँ पे इन्होंने वाटर भी दिया हुआ है, प्रोटीन भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लफ्ज ऑर्गेनिक नहीं है। अब अगर ये यहाँ पे लफ्ज ऑर्गेनिक नहीं है तो सबसे ज्यादा मिलने वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है? वाटर होता है। तो वाटर इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक होता तो वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक, तो आंसर फिर बन जाता प्रोटीन, ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मेटाबॉलिज्म इज अबाउट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली वो तमाम रिएक्शंस जो किसी भी सेल के अंदर चल रहे हैं, सही है। अब चाहे वो कोई भी सेल हो, किसी भी सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। सो ऑप्शन ए में कह रहा है ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है ऑल केमिकल रिएक्शंस इन प्रोकैरियोटिक बॉडीज। नहीं, प्रोकैरियोटिक जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑल केमिकल रिएक्शंस इन यूकैरियोटिक बॉडी नहीं, जरूरी नहीं है। ऑल केमिकल रिएक्शंस इन एन इंडस्ट्री, नहीं, इंडस्ट्री से तो कोई ताल्लुक नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बारे में क्या बात ठीक है? तो आपसे ऑप्शन ए में कह रहा है हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नहीं, ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोज शुगर है, जबकि आपके पास फ्रक्टोज जो है वो एक कीटोज शुगर है, यानी कि इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है, तो स्ट्रक्चर तो सेम नहीं होगा। इनकरेक्ट। कह रहे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नहीं, दोनों 6 कार्बन वाली शुगर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट नहीं हो सकता। इनकरेक्ट। कह रहा है दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सुक्रोज। यस, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है और इस सुक्रोज के अंदर क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। बात ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट आगे भी पढ़ लेते। कह रहा है दे आर एल्डोहेक्सोसिस। एल्डो मतलब एल्डिहाइडिक, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाली शुगर। नहीं, फ्रक्टोज तो कीटोज है, तो इसका मतलब है ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो स्टूडेंट्स जो नॉर्मली मेरी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। कह रहा है इफ एन अल्फा हेलिक्स ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड कंसिस्ट ऑफ 360 अमाइनो एसिड्स। एक अल्फा हेलिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 360। अगर 360 अमाइनो एसिड्स हैं तो कह रहा है हाउ मेनी टर्न्स डज द हेलिक्स कंटेन। कितनी टर्न हेलिक्स के अंदर मौजूद होंगी? हमें पता है एक हेलिक्स के अंदर, एक अल्फा हेलिक्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 3.6 अमाइनो एसिड्स आपको नॉर्मली मिल रहे होते हैं। कितने? 3.6 अमाइनो एसिड्स। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ टर्न निकाल लिए, नंबर ऑफ टर्न निकाल लिए, तो नंबर ऑफ टर्न निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल अमाइनो एसिड को, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड को डिवाइड कर दोगे किससे? अमाइनो एसिड पर टर्न से, यानी कि एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा कि भाई हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड कितने हो गए, टोटल टर्न कितने हो गए? टोटल अमाइनो एसिड है 360 और एक टर्न के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अप्रॉक्सीमेटली 3.6 होता है। तो आपके पास जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 100। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 100 है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन रहे होते हैं, वो आपको आराम से आ जाएंगे। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। हमें पता है इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक 30 अमाइनो एसिड वाली और एक 21 अमाइनो एसिड वाली। टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। बात ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड डज द इंसुलिन कंटेन। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इन दोनों के दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमाइनो एसिड्स के दरमियान आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। अब जरा गौर से सुनना, ठीक है। जब पहला पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, 2 अमाइनो एसिड मिलेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, सही है। इसी तरीके से जब तीसरा अमाइनो एसिड मिलेगा तो 3 हो जाएंगे। इस तरीके से चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। यानी कि अगर आप नोट करो तो पहले 2 अमाइनो एसिड को मिलने में सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, फिर एक ऐड होता जाता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जितने भी हैं, अगर मैं 21 अमाइनो एसिड्स की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि सिंपल आपके 20 जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। क्यों? क्योंकि 21 में से 1 माइनस कर लो, जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से 1 माइनस कर लो, आपको नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पता चल जाएगा। तो 20 यहाँ पे हो गए और यहाँ पे हो गए अप्रॉक्सीमेटली 29, सही है। तो 20 + 29 या आंसर आ जाएगा 49। सो 49 इज द राइट आंसर। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है।
जितने अमाइनो एसिड है उसमें से 1 माइनस कर लो, आपको पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर पता चल जाएगा कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हेन अल्फा ग्लूकोज इज कंडेंस्ड विद द बीटा फ्रक्टोज। आप कंडेंसेशन का रिएक्शन कर रहे हो और अल्फा ग्लूकोज को बीटा फ्रक्टोज के साथ मिला रहे हो, तो ये सिंपली आप सुक्रोज बना रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस, इनमें से कौन सी चीज बनेगी, सुक्रोज बननी चाहिए। बट यहाँ पे लिख रहा है माल्टोज, नहीं माल्टोज तो नहीं बनेगा, लैक्टोज नहीं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। वाटर, यस वाटर कैन बी प्रोड्यूस, क्यों, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, तो हमें पता है इसे आप डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हो, जिसके नतीजे में वाटर रिलीज होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट आगे देख लेते हैं, कह रहे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं और ये आपको पिछले पीएमसी टेस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। कह रहा है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या इनकरेक्ट है। कह रहा है दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ग्रेडियंट बिटवीन डिफरेंट कंपार्टमेंट। लेट सपोज कोई चीज बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो सेल मेम्ब्रेन पूरी कोशिश करेगी कि दोनों तरफ क्या हो जाए, एक ग्रेडियंट मेंटेन हो जाए, सही है। इसी तरीके से दे आर इन्वॉल्व इन द सेल कम्युनिकेशन। यस, हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, वो कम्युनिकेशन का काम कर रहे होते हैं, बात ठीक है। कह रहे हैं दे आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, बिल्कुल ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये बात भी ठीक है। दे इनिशिएट न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन से सेल मेम्ब्रेन का क्या ताल्लुक, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया एंड दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो वो भी रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या फर्क है, ठीक है। तो हमें पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 तरह की होती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, ऑल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज पैसिव, पूरी की पूरी फैसिलिटेट, तमाम की तमाम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बात ठीक है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की तो एक टाइप है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन ये डिफरेंस नहीं है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, आपसे डिफरेंस पूछा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड, नहीं, तमाम पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड थोड़ी ना हो सकती है, हो सकता है डिफ्यूजन हो सकता है ऑस्मोसिस हो, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, यस दिस इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए तो आप इसे फैसिलिटेटेड कह रहे हो, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो कैरियर प्रोटीन की, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी में कह रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डाउनहिल वेयर एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज अपहिल, नहीं, ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट में डाउनहिल जा रहे होते हैं, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहे होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑर्गेनील सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट और रीपैकेजिंग एल्सवेयर, ठीक है। हमें पता है अगेन जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास ले रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि वो प्रोटीन जो एक्सपोर्ट करना होता है, यानी कि जिसको सेल से बाहर भेजना होता है, वो बनता है उस राइबोसोम पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, फिर वो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड देन गोल्जी इसे पैक करके बाहर भेज देता है। तो गोल्जी तो पैक करने का काम कर रहा है, कौन प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला राइबोसोम, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। फ्री राइबोसोम नॉर्मली वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जिसकी जरूरत सेल के अंदर होती है, चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो इसमें कह रहा है लाइसोसोम ओरिजिनेट फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनील। लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, ये कहां से आ रहे हैं, ये आपके पास गोल्जी से आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनील आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल को बनाने में, सिंथेसाइज करने में किसका रोल है, तो हमें पता है प्लांट सेल वॉल को सिंथेसाइज करने के अंदर गोल्जी का रोल है, क्योंकि गोल्जी इस तरीके से वेसिकल्स बनाता है एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं इसे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल डज नॉट इंक्लूड। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अगर प्लांट सेल में से आप सेल वॉल निकाल दो, प्लांट सेल में से माइनस सेल वॉल, तो पीछे जो कुछ बचा दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, सेल वॉल इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है
In a eukaryotic cell, where are the protein for electron transport chain located? आसान जबान के अंदर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो प्रोटीन होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो हमें पता है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको बेसिकली क्या मिल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स मिल रहे होंगे। सो ऑप्शन सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। उन्होंने बहुत डिटेल में नहीं पूछा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच सेल सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरॉन, कौन सा सेल टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसाइज करेगा। अब टेस्टोस्टेरॉन सिंथेसाइज होता है टेस्टिस के अंदर, क्योंकि प्राइमरी गुनेट मेल का तो वही है। तो टेस्टिस के अंदर सिंथेसाइज होगा, मेड्यूला के अंदर नहीं, कॉर्टेक्स के अंदर नहीं, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस इज द राइट आंसर। तो यहीं पे आंसर आपको पता चल जाता है। ग्राफियन फॉलिकल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल यू फाइंड शॉन सेल। अब देखो, नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें आप कहते हो न्यूरॉन्स, और कुछ होते हैं जिन्हें आप कहते हो बेसिकली न्यूरोग्लिया। अब न्यूरोग्लिया जो है ना, वो कई तरह के सेल्स हो सकते हैं, दे आर द सपोर्टिंग सेल्स। इसके अंदर मेजर हम दो याद रखते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और दूसरा शॉन सेल। इन दोनों का काम ना माइलिनेशन करने का है, बट डिफरेंट जगहों के ऊपर। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेशन करता है सीएनएस में, और माइलिनेशन का मतलब ये कि ये आपका एक्सॉन है, इसके ऊपर इस तरीके से एक लिपिड की शीट प्रेजेंट होगी एंड दैट इज द माइलिन शीट। ठीक है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेशन करता है सीएनएस के अंदर, जबकि शॉन सेल माइलिनेशन करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो कहाँ मौजूद होगा शॉन सेल? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कशिंग डिजीज। कशिंग डिजीज क्या होता है? जब आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिलीज हो, यानी कि अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो कॉर्टिसोल का अमाउंट जब बॉडी में बढ़ जाए। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन कम हो जाएंगे, दैट लीड्स टू दी एडिसन्स डिजीज। ठीक है, तो एक्सेसिव सिक्रीशन की बात कर रहा है। किसकी एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है कशिंग डिजीज के अंदर? कॉर्टिसोल की। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल में आपसे कह रहा है द टारगेट सेल ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन का टारगेट सेल इज प्रेजेंट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी की ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है इस बेसिकली सेल का टारगेट। ठीक है, अब अगर आप देखो तो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करता है किडनी के अंदर, तो बिल्कुल ये तो मौजूद होगा, इसका टारगेट सेल तो मौजूद होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। बट कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और नॉर एड्रीनलिन, इनका ताल्लुक किडनी ट्यूब्यूल से नहीं है, सो दे आर द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है न्यूरोलीमा सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, न्यूरोलीमा सेल्स क्या होते हैं? न्यूरोलीमा सेल्स नाम है शॉन सेल का। तो शॉन सेल का दूसरा नाम क्या है? शॉन सेल का दूसरा नाम है न्यूरोलीमा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ दीज कंपाउंड जनरेट अ फीलिंग ऑफ वेलबींग एंड इनहिबिट द सेंसेशन ऑफ पेन। ठीक है, आसान जबान के अंदर जो भी चीज सेंसेशन ऑफ पेन को कम करे उसे कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। तो बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला नेचुरल एनाल्जेसिक कौन है? इट्स अ ओपियोइड नेचुरल एनाल्जेसिक एंड दैट इज बेसिकली एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नेचुरली प्रोड्यूस होता है और आपको अच्छा फील करवाता है, पेन की इंटेंसिटी को कम करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है अगेन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि लैक ऑफ नर्वस सिस्टम कहाँ मिलेगा, यहाँ पे डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम पूछ रहा है। तो डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट विच एनिमल ग्रुप? तो सबसे जो सिंपल होता है दैट इज द पॉरिफेरा, उसके अंदर कोई भी आपको नर्वस सिस्टम नहीं मिलता है, जबकि आपके पास जो उससे कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज द निडीरिया। निडीरिया के अंदर आपको डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम मिलेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? सैकोग्लॉसस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट। सैकोग्लॉसस हो गया या बैलेनोग्लॉसस हो गया, इसका ताल्लुक कहां से? हेमीकॉर्डेटा से। सो ऑप्शन डी हेमीकॉर्डेटा इज द राइट आंसर।
हेमिकॉर्डेटा इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज करेक्ट अबाउट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में क्या चीज ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है दे ऑल शो बाइलेटरल सिमेट्री। यस, रेडियल सिमेट्री आपको मिलती है निडेरियंस के अंदर, और निडेरियंस ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है नहीं, निडेरियंस आर बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसका मतलब है तमाम के तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। अब कह रहा है दे शो रेडियल एज वेल एज बाइलेटरल सिमेट्री, नहीं, दे आर ऑल प्रोटोस्टोमेट, नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट दोनों हो सकते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच फीचर आइडेंटिफाई ड्यूटेरोस्टोम्स। अच्छा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कौन सा फीचर ड्यूटेरोस्टोम्स को आइडेंटिफाई करता है। तो हमें पता है ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है, दिस ब्लास्टोपोर इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द एनस, ठीक है, एनस के अंदर कन्वर्ट होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो क्लेवेज होती है, यानी कि जो जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है, वो होती है रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब है कि हर सेल जो है वो सलाहियत रखता है दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट होने की। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है ब्लास्टोपोर मेक्स द माउथ, नहीं, इनकरेक्ट। जाइगोट डिवाइड स्पाइरली, नहीं, रेडियली डिवाइड करता है, इनकरेक्ट। फेट ऑफ ईच ब्लास्टोपोर इज प्री डिटरमाइंड, यानी कि डिटर्मिनेट है, नहीं, डिटर्मिनेट नहीं है, इनडिटर्मिनेट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो बचा ऑप्शन सी, वही करेक्ट आंसर है, मीजोडर्म फ्रॉम द डेवलपिंग गट, जिसे आप बेसिकली ये देख रहे होते हो कि मीजोडर्म जो है वो डेवलपिंग गट से जो है वो डिराइव हो रही होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स। अब होता क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जिस जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और रिएक्शन होता है। अब इस एक्टिव साइट को भी जब आप देखते हो तो ये दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो होती है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, एंड कैटालिटिक साइट वो होती है जहां पे कैटालिसिस यानी कि रिएक्शन हो रहा होता है। तो रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैटालिटिक साइट क्या है, तो वो कैटालिटिक एक्टिविटी कहाँ हो रही है, तो वो कैटालिटिक साइट पे हो रही है। एक्टिव साइट भी आंसर हो सकता है, बट ये बेस्ट चॉइस अगर आपसे पूछी जाए तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि कैटालिटिक साइट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, ठीक है, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन के अंदर रेट कैन बी रिड्यूस बाय द इनहिबिटर। बिल्कुल, इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके नतीजे में एंजाइम का रेट कम हो सकता है, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो सकती है। बात ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बट आगे कह रहा है इज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन, नहीं, एंजाइम का जो रेट है इट इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हर हाल में नहीं होगा। कैन नॉट बी मेजर, मेजर तो आप इसे कर सकते हो, इनकरेक्ट हो गया। हैज नो रिलेशन विद द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, नहीं, सबस्ट्रेट बढ़ाओगे एंजाइम रेट बढ़ेगा एंड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर। एक एंजाइम जो कि एक्टिवेटेड है जिसके अंदर आपको पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि आसान जबान के अंदर प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर का मतलब है नॉन प्रोटीन पार्ट मिले, उसे आप क्या कहते हो। ऐसा एंजाइम जिसके अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मिलके एंजाइम को एक्टिवेट करें, दैट इज द हॉलो एंजाइम, ठीक है। तो हॉलो एंजाइम इज द राइट आंसर। प्रिसाइजली जो इसकी टर्म इस्तेमाल की जाएगी दैट इज द हॉलो एंजाइम, क्यों, क्योंकि एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट इज द कोफैक्टर। ये मिलके अगर आप प्रिसाइजली पूछोगे तो आंसर हॉलो एंजाइम बनेगा, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म के अंदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इनहिबिटर विच ब्लॉक द एंजाइम बाय फॉर्मिंग वीक बॉन्ड। अब वीक बॉन्ड का क्या मतलब है, वीक बॉन्ड का मतलब ये कि आराम से बॉन्ड तोड़ा जा सकता है। अब आराम से बॉन्ड तोड़ा जा सकता है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज ये एंजाइम है, इसके ऊपर ये इनहिबिटर लग रहा है और ये इनहिबिटर का बॉन्ड आराम से तोड़ा जा सकता है। तो अगर इनहिबिटर का बॉन्ड आराम से तोड़ा जा सकता है तो इनहिबिशन खत्म भी की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि ये इनहिबिटर कैसा है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब है आप इसे निकाल सकते हो आराम से और एंजाइम अपना नॉर्मल काम शुरू कर देगा। सो इट्स अ रिवर्सिबल इनहिबिटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे
साइट की बात नहीं की गई कि कहाँ बाइंड कर रहा है। अगर एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और अगर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन यहाँ पे जो जनरल टर्म इस्तेमाल हो रही है दैट इज द फॉर्मिंग वीक बॉन्ड, तो इसका आंसर फिर रिवर्सिबल इनहिबिटर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज मींट बाय द एंजाइम डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है, नेचुरेशन मतलब नेचुरली जैसा मिल रहा है एंजाइम। अब एंजाइम नेचुरली कैसा होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब डीनेचुरेशन का मतलब ये कि आपने एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया, एंजाइम के 3D स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। तो दिस इज द राइट आंसर। एन एंजाइम बीइंग टू कैटलाइज रिवर्सिबल, रिवर्स रिएक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से एंजाइम स्टॉप इट्स एक्टिविटी। अब यहाँ पे अगर टेम्पररीली नहीं लिखा होता, परमानेंटली लिखा होता तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता था, बट अगेन दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। एंजाइम बिकम एपो एंजाइम, नहीं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, आगे बढ़ना तब्दीलियों के साथ। तब्दीलियों का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो गया, पिछले ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है। तो कह रहे ऑल ऑर्गेनिज्म शो रिजेंबलेंस, किसी हद तक बात ठीक है बट इनकरेक्ट होगा। कह रहे ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो रिजेंबलेंस, नहीं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। डिसेंट का मतलब है सेम ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ रहा है विद सम चेंजेस, ठीक है। तो आगे कह रहा है द ऑर्गेनिज्म शो रिजेंबलेंस बट लेटर चेंज, यही तो बात है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो रिजेंबलेंस, नहीं, ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है, सबसे ज्यादा फिट है, वही सर्वाइव करता है नेचर में। दिस इज द बेसिक पॉइंट जो डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, कि उसका जेनेटिक मटेरियल उस कंडीशन के हिसाब से एडाप्टिंग है या नहीं। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट पे डिपेंड करेगा नहीं, नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स पे डिपेंड करेगा नहीं, नेचुरल डिजास्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटी कंस्टिट्यूएशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अकॉर्डिंग डाइवर्स लाइफ फॉर्म कुड अराइज फ्रॉम। डाइवर्स लाइफ का मतलब यह है कि बहुत सारी तरह के ऑर्गेनिज्म कहां से अराइज होते हैं? कुड अराइज फ्रॉम, ये एक एंसेस्टर है। डार्विन ये कहता है भाई एक एंसेस्टर डिफरेंट फॉर्म्स के आगे जाके डिफरेंट तरह की लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट कर सकता है, तो कॉमन एंसेस्टर से लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है। रैंडम म्यूटेशन की बात नहीं की थी, स्पेशल क्रिएशन की तो डार्विन बिल्कुल ही खिलाफ था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात की थी लमार्क ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स द गिल स्लिट्स, दिस इज गिल स्लिट्स, ठीक है, गिल स्लिट्स। भाई कॉर्डेट का एक बेसिक फीचर होता है गिल स्लिट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म। गिल स्लिट्स किसके अंदर मॉडिफाई होगा? तो गिल स्लिट्स एयर मसल के अंदर होगा, नहीं, गिल स्लिट्स तो फेरिंग्स के अंदर मिलते हैं, तो इसका मतलब है एयर मसल्स तो नहीं होगा। लैरिंग्स के अंदर कन्वर्ट होगा, नहीं। लंग्स के अंदर कन्वर्ट होगा, नहीं। यूस्टिशियन ट्यूब इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होंगे? भाई स्लाइवरी ग्लैंड्स तीन तरह के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे कह रहा है द डिस्टल ब्लाइंड एंड ऑफ द मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। अब ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कहाँ मिलता है? पहले तो ये समझो, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल आपको मिलता है कॉकरोच के अंदर, ठीक है। अब आगे सवाल पढ़ते, कह रहा है डिस्टल ब्लाइंड एंड किसका? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का। बात फ्रीली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मेल्फिजियन ट्यूब्यूल किस में बात कर रहा है? तो हमें पता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल के अराउंड मौजूद होती है बॉडी कैविटी, और वो बॉडी कैविटी जो कॉकरोच के अंदर है उसके अंदर होता यह है कि ब्लड और आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो मिक्स हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हीमोसील कैविटी। तो इस हीमोसील कैविटी के अंदर बेसिकली बात कर रहा होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर ऑफ विच टाइप। हंगर कॉन्ट्रैक्शन किस तरह की जो है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्शंस हैं। हंगर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं भाई? एक इंसान अगर 12 घंटे गुजर चुके हैं, उसे आखिरी खाना खाए हुए 12 से 24 घंटे गुजर चुके हैं, तो उसे भूख फील होती है, हंगर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ पेरिस्टालसिस, ठीक है। पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन की एक टाइप है, पेरिस्टालसिस की तरह की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन एक और सवाल कह रहा है पार्टली
डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, आधा डाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर जो समवॉट डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्रॉप के अंदर जो है वो बेसिकली स्टोर हो रहा होता है। गिजर्ट नहीं होगा क्योंकि गिजर्ट से फिर वो आगे जा रहा होता है। क्रॉप इज द राइट आंसर, ठीक है, ये प्रिसाइजली आपसे कॉकरोच के बारे में पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक्सेप्शनली द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, ये एग्जैक्टली पीटीबी की बुक लाइन है, ठीक है, पीटीबी की बुक लाइन है एग्जैक्टली, ठीक है, कह रहा है एक्सेप्शनली द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय द रूट प्रेशर इज हाउ अबाउट हाउ मच मेनी किलो पास्कल। अब होता क्या है, नॉर्मली जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रूट जनरेट कर रहा होता है वो होता है 100 to 200 किलो पास्कल, बट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शनली, तो एक्सेप्शनली इट मे बी 800 किलो पास्कल। तो ये एग्जैक्टली वैल्यू दी हुई है किताब के अंदर, तो आपने यही याद करनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर का जाना, तो हमें पता है ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है दैट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, 70% बाइकार्बाइन की फॉर्म में, 20% अप्रॉक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और अप्रॉक्स 10% डिजॉल्व फॉर्म के अंदर। तो 20% इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यानी कि हाई टेम्परेचर में भी वो जिंदा रह सकेगा। दैट इज द स्पोर, ठीक है। स्पोर्स नॉर्मली हाई टेम्परेचर में जिंदा रह सकते हैं, दे आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट द हाई टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कह रहे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू रिलीज। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं, दे आर गोइंग टू रिलीज द सल्फर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी आसान सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कह रहे फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पज जनरली एक्सरेज। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को खत्म करना, तो वहां पे आप एक्सरे यूज करते हो। विच कॉज, एक्सरे क्या करता है, अच्छा देखो एक्सरे जो है ना वो बेसिकली फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, और ये जो फ्री रेडिकल है ना ये जाके डीएनए के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ देता है। म्यूटेशन नहीं होगी, डीएनए के बॉन्ड को तोड़ देगा। तो इसका मतलब यह है कि जब डीएनए का बॉन्ड इरिवर्सिबली टूट जाएगा, जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएगा। तो डीनेचुरेशन करता है बैक्टीरियल प्रोटीन की, प्रिसाइजली प्रोटीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो बैक्टीरिया टू बिकम पैथोजन नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। इन एक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया, हाँ यू कैन से इन एक्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल वाला कॉन्सेप्ट है ना ये लग रहा है, एंड यहाँ पे समवॉट इन एक्टिवेशन इज द मोस्ट प्रोबेबली राइट आंसर, क्योंकि अगेन बैक्टीरिया इनएक्टिव तो हो ही जाएगा, प्रिसाइजली तो उसकी डेथ होगी, बट स्टिल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इन एक्टिवेशन ऑफ द बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बैक्टीरियल सेल एनवेलप डज नॉट इंक्लूड। एनवेलप इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग के अंदर कैप्सूल हो सकता है, स्लाइम हो सकता है, और सेल वॉल हो सकती है। क्या नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सही है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, कह रहा है पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है, तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि जो आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर मिलती है, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूं तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, देन यहाँ पे फिर आपको मिलता है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर, देन दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, एंड दिस इज ऑल्सो द पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। तो अब आपने कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो प्रिसाइजली ठीक हो। तो यहाँ पे अगर आप नोट करो, मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ऑफ द सेल वॉल। किसी हद तक ये बात जो है वो आपकी ठीक हो जाती है। कह रहा है द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, नहीं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान, ये भी तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। द स्पेस विद इन द सेल, अगेन इनकरेक्ट।
द स्पेस बिटवीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, नहीं ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए प्रिसाइजली करेक्ट होगा अगर मैं दोनों की टर्म्स के अंदर बात करूं। ऑल दो आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं मिल रही, बट क्योंकि ये सवाल एम्बिगुअस है तो इसका आंसर ऑप्शन ए बन सकता है, ऑप्शन बी नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अगेन अजीब सा सवाल है ये, इन्होंने आई डोंट नो व्हाई कि अजीब सा इन्होंने एक सवाल दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड आउटसाइड द टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर स्ट्रक्चर कौन सा मिल रहा है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको टेस्टिस में मिलेंगे, इफेरेंट डक्ट्यूल आपको टेस्टिस के अंदर मिलेगा। यूरेनोजेनाइटल ट्रैक्ट इज डक्ट इज बेसिकली आपका यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा तो टेस्टिस के बाहर होता है, बात ठीक है। इसी तरीके से एपिडाइमस ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड द टेस्टिस, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों करेक्ट होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ही होना चाहिए, बोथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर ये इस पॉइंट से पूछ रहे हैं कि टेस्टिस के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट है, दैट इज द एपिडाइमस। ठीक है, ओके, बट ऑप्शन बी और डी दोनों ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं वेयर सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, बाहर मौजूद होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जबकि अंदर मौजूद होंगे आपके सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम में अंदर, यानी कि ये जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम मिलती है, जगह जगह आपको सर्टोली सेल्स मिल सकते हैं। बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल व इंटरस्टिशियल सेल्स मिलते हैं, सेमाइनल वेसिकल के अंदर नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर नहीं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे कह रहा है सेकेंड मियोटिक डिवीजन इन oocyte इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग, अब हमें पता है जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है वो रुकती है प्रोफेज 1 पे। ठीक है, और फिर जो है वो बच्चे की पैदाइश होती है, जबकि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो रुक जाती है जैसी ओव्यूलेशन होती है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन रुक जाती है और वो रुकती है मेटाफेज 2 पे। अब होता क्या है कि ये जो oocyte है, जिसे आप सेकेंडरी oocyte कहोगे, बेसिकली ये आ जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब ये आएगा तो फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये इंतज़ार करेगा स्पर्म का। अगर स्पर्म आ गया और उसने टच कर दिया ओवम को, देन ये अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो व्हेन ओवम इज डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी, नहीं वो तो रुक जाएगा, इनकरेक्ट, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखो अब इस ऑप्शन के अंदर और ऑप्शन डी में कंफ्यूजन हो सकती है, बट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन oocyte को कैसे पता चलेगा फर्टिलाइजेशन हुई है? उसको क्या पता कि अभी बस फर्टिलाइजेशन होने वाली है, उसे तो नहीं पता चलेगा ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। कह रहा है बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हेन oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, यस, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पर्म ने आके टच किया है किसको, ओवम को, यानी कि oocyte को, तो अल्टीमेटली सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल क्या है भाई, बर्थ कैनाल वो है जहाँ से बेबी की पैदाइश होगी, एंड दैट इज द वजाइना, सो वजाइना इज बेसिकली द बर्थ कैनाल। आसान हो गया सवाल हमारे लिए, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एग, डेवलपिंग एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये oocyte है, इसके अराउंड जो सेल्स मिलते हैं दे आर द ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स भी कह लो, ये इस एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो फॉलिक्यूलर सेल इज द राइट आंसर। डेवलपिंग एग की बात कर रहे हैं तो फॉलिक्यूलर सेल्स हो गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको एंडोमेट्रियल सेल भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है डेवलपिंग एग की, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच टाइप ऑफ जॉइंट आर कनेक्टेड बाय डेंस टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज रिच इन कोलाजन फाइबर, कौन सा ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर आपको डेंस बहुत ज़्यादा टफ मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू और ज़्यादा आपको कोलाजन फाइबर मिलेंगे? तो प्रिसाइजली बात कर रहे हैं फाइब्रस जॉइंट की। फाइब्रस जॉइंट के अंदर आपके पास सूचर्स आ जाते हैं, गुम्फोसिस आ जाते हैं, तो बेसिकली फाइब्रस जॉइंट इज द राइट आंसर। कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं होगा, साइनोवियल जॉइंट नहीं होगा, गुम्फोसिस फाइब्रस जॉइंट की एक सब टाइप है, बट एग्जैक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए बनता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में कह रहा है नेम द जॉइंट दैट अलाउ द स्कल टू रोटेट ऑन योर स्पाइन, इस तरीके से जो आप अपना सर हिला सकते हो, ये क्यों हिला सकते हो? क्योंकि हमें पता है C1 यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्री 1 एंड सर्वाइकल वर्टिब्री 2 के दरमियान जो जॉइंट बनता है दैट इज एटलांटो एक्सियल जॉइंट। अब ये जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है ना, दैट इज द पिवट जॉइंट। ठीक है, पिवटल जॉइंट होता है।
हिंज जॉइंट आपको हिंज जॉइंट इज बेसिकली नी जॉइंट या इस तरीके का जॉइंट हो गया। स्लाइडिंग जॉइंट नहीं हो सकता। फाइब्रस जॉइंट तो आपको सूचर्स में मिलेगा, इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ह्यूमरस मेक अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंड विद। ठीक है, अब ह्यूमरस का हेड होता है इस तरीके से, और यहाँ पे एक बोन होती है, दिस इज द स्कैपुला बोन। ठीक है, तो स्कैपुला बोन इज द राइट आंसर। सही है, आगे बढ़ते हैं। हिप जॉइंट किसकी एग्जांपल है? तो बहुत दफा रिपीट हो गया। हिप जॉइंट बेसिकली हिप जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बेसिकली कहाँ स्टोर है? जीन के अंदर स्टोर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल था, मुश्किल नहीं था। ओके, अगले क्वेश्चन में कह रहा है लिंकेज रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ। लिंकेज का मतलब क्या है? लेट सपोज ये ए जीन है और ये बी जीन है, ये दोनों करीब करीब मौजूद है। तो अगर ये दोनों करीब करीब मौजूद हैं, इनकी लिंकेज है, यानी कि ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, एक ही क्रोमैटिड के ऊपर मौजूद है, तो देयर आर लेस चांस कि ये अलग होंगे। और जब ये अलग होने के चांसेस इसके कम होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो रिकम्बिनेंट्स या हाइब्रिड्स होंगे, यानी कि ए और बी को अलग होंगे, हाइब्रिड हाइब्रिड बनने के जो चांसेस होंगे वो कम होते जाएंगे। तो याद रखना, लिंकेज जो है वो हाइब्रिड या रिकम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करता है, और जितनी ज़्यादा लिंकेज होगी उतने ज़्यादा आपको पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था, आसान था, काफ़ी आसान था अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। अब ये सवाल तो रिपीट हुआ है। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट टू होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का क्या रेशो होता है फिनोटाइप इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो हमें पता है जो जीनोटाइपिक रेशो मिलता है वो मिलता है 1:2:1 का, यानी कि कैपिटल ए इज 1, कैपिटल ए इज स्मॉल ए इज 2 एंड स्मॉल ए इज 1। ठीक है, तो आपसे रेशो पूछ रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट का यानी कि इसका, और होमोजाइगस रिसेसिव का यानी कि इसका। तो ये 1:1 का रेशो होगा, 1:1 रेशो 1:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट एक्स लिंक ट्रेट। ठीक है, रेसेसिव नहीं पूछ रहा, डोमिनेंट पूछ रहा है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये रेसेसिव है। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? रिलेटिव्स हु हैव चिल्ड्रन टुगेदर। ठीक है, आमतौर पे कजन मैरिज की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कजन मैरिजेस होती हैं, रिलेटिव्स में ही शादियाँ हो जाती हैं, वहाँ पे बच्चे के इफेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है जो कि इस कंडीशन में खुद को नहीं शो करता, सिर्फ इस कंडीशन में शो करता है। एग्जाम्पल है, सही है। अगर वो सिर्फ इस कंडीशन में खुद को शो करता है, तो रिलेटिव्स के अंदर स्मॉल ए होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर वो ही आपस में शादी कर लेंगे तो रिसेसिव कंडीशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, एंड दैट लीड्स टू दी डिजीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ अ heterozygous राउंड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड पी प्लांट। ठीक है, मान के चलते हैं कि heterozygous राउंड है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, और इसको आप क्रॉस कर रहे हो रिंकल के साथ, स्मॉल आर के साथ। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस फिनोटाइप इन दिस प्रोजेनी। ठीक है, होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो क्रॉस कर लो जल्दी से। चलो क्रॉस करते हैं हम। यहाँ पे रखो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे रखो स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हो गया स्मॉल आर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस फिनोटाइप। तो ये होमोजाइगस है, 50% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोजेनी। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे तमाम के तमाम 68 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।